साथियों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुभार। आप लोग जान रहे हैं हमने आपके लिए रिवीजन सीरीज चालू की थी और ये उसी सीरीज़ का अगला वीडियो है साइंस का। हमने आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट, एनवायरनमेंट कंप्लीट कर दिया है। बचा क्या है? साइंस। ये साइंस का दूसरा वीडियो है, मे बी लास्ट वीडियो भी होगा। इसके बाद करंट के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। बचे क्या है? जो अपडेटेड करंट है वो बचा हुआ है, वो हम आज मतलब अगली 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट करा देंगे, तो आपका कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। और ये कंप्लीट रिवीजन आपका लगभग हमने कंप्लीट कराया 20 से 22 वीडियोस में। तो 20 से 22 वीडियोस मतलब लगभग 25 आवर्स। तो आप इसको देख के अपना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो और ये आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फंसाएंगे। मैंने आपको बताया हुआ है ये गणित की कहाँ से कितना क्वेश्चन हम लोग की वीडियो से आ जाएगा, तो बार बार मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। चलते हैं अगली वीडियो पे हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखिए अब आप जान रहे हैं, अगर आपने पेपर देखे हुए हैं, PYQs देखा हुआ है, तो आप ये ज़रूर जानते हैं कि जो साइंस में पोर्शन है वो डिजीज़ वाला जो चैप्टर है वहाँ से हर साल आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है। मतलब फिक्स सा समझ लीजिए कि 1 से 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके आते ही। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता के चला जाता, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे अगर मैं आपको सारी डिटेल्स दे के जाऊँ तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो पहले मैं आपको सारी डिजीज़ के कॉजेज़ क्या है, होता कैसे है, कि कौन सी दवाएं उनके लिए, वो सारी चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद PYQs में किस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारा कुछ इसमें है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो मानव रोग, ह्यूमन डिजीज़, शरीर में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को रोग कहते हैं, ठीक है। रोग आपके कुछ होते हैं जन्मजात और कुछ होते हैं उपार्जित। उपार्जित मतलब जो आपके जीवन में बाद में आते हैं, और जन्मजात जो आपके जन्म से रहते हैं आपके पास। अब जन्मजात में कुछ गैर अनुवांशिक होते हैं। गैर अनुवांशिक मतलब कि जो आपको जेनेटिकली नहीं मिलते हैं। आप भी मतलब कि विकलांग हो सकते हैं, अगर आपका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, तो वो आपके जेनेटिक्स की वजह से नहीं होता है। लेकिन जो अनुवांशिक रोग होते हैं वो जेनेटिक्स की वजह से होते हैं, वो आपके पेरेंट्स से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको आता है। तो जो अनुवांशिक है उनमें कौन कौन सा है? तो एक हीमोफीलिया है, फिर वर्णांधता है, सिकल सेल एनीमिया है और रंजकहीनता है। फिर आप देखते हो उपार्जित, इनमें एक संक्रामक रोग होते हैं, एक असंक्रामक होते हैं। असंक्रामक ऐसे जो तेज़ी से नहीं फैलते। संक्रामक रोग ऐसा होता है जो बहुत तेज़ी से फैलता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट से, एयर से, वाटर से, अलग अलग तरीके से फैलता है। लेकिन ये जो असंक्रामक रोग होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको है और मैं अगर आपके बगल में बैठा हुआ हूँ तो मुझे भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपको है, आप ही को रहेगा, मेरे ऊपर आने नहीं वाला। लेकिन संक्रामक रोग ऐसे हैं कि अगर मैं हूँ और आपके साथ मेरा कांटेक्ट हो रहा है किसी तरह का, तो उससे हो सकता है। अब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का तरह होता है, जैसे कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जो सिर्फ जूठा पानी पीने से या फिर एयर से या फिर टच से फैलती हैं, जैसे कि कोरोना था, ये भी एक संक्रामक रोग था। एड्स है, ये भी एक टच से फैलता है, और इसमें फिजिकल टच, ठीक है। और ब्लड अगर आपका एक्सचेंज हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं संक्रामक रोग में। लेकिन अगर ये आप रोग देखेंगे तो ये आपको संक्रामक नहीं होते हैं, मतलब कि बहुत तेज़ी से ये फैलते भी नहीं। अब देखिए संक्रामक रोग होते कैसे हैं। तो ये जीवाणु से होते हैं, बैक्टीरिया, विषाणु से होते हैं, वायरस, कवक से होते हैं, फंगस जिसको बोलते हैं, कृमि और प्रोटोजोआ, ठीक। अब जीवाणु का एक एग्जाम्पल आपका टीबी है, विषाणु का एड्स है, कवक का दमा है, फाइलेरिया है कृमि से, और मलेरिया प्रोटोजोआ से। अब आप देखते हैं अनुवांशिक रोग, ठीक है। ये जेनेटिकली होते हैं, जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण, ठीक है। जैसे कि वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, रंजकहीनता। आप इनको ऐसे याद रखिएगा कि कौन से कैसे होता है। फिर आप देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से, ठीक है। इसमें डाउन सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, पटाउ सिंड्रोम होता है और टर्नर सिंड्रोम होता है। ये 4 तरह के होते हैं, हम आगे आपको इनको समझाएंगे। फिर आप देखिए वर्णांधता के बारे में। इसको क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होती है? रोगी जो होता है उसको लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है वो, ठीक है, विभेद नहीं कर पाता। आंखों की जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं इससे। इस रोग में महिलाएं जो होती हैं वो वाहक होती हैं और पुरुष जो होता है वो पीड़ित होता है। इट मीन्स अगर एक समझ लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, तो ये रोग जो होगा वो मेल में ही होगा, फीमेल में ये रोग हो नहीं सकता है, ठीक है। अब सपोज करिए आप, अगर ये मेल है, इसमें है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, और ये पेरेंट्स हैं दोनों, ठीक है, तो इनका जो बेटा होगा उसमें आ सकता है, लेकिन बेटियों में नहीं जा सकता।
लेकिन बेटी में बेटी को वर्णांधता नहीं होगा, लेकिन बेटी के बेटों को हो सकता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे सॉरी ये बॉय है, ये गर्ल है, गर्ल के जो बॉयज़ होंगे उनमें जाएगा, लेकिन गर्ल की जो गर्ल्स होंगी उनमें नहीं जाएगा। ठीक है, अब बेटा जो है बेटे के बॉयज़ में जाएगा, लेकिन बेटे के गर्ल्स में नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ लड़के इस रोग से प्रभावित होते हैं, बल्कि इस रोग को आगे ले जाने का काम कौन करता है? तो महिलाएं करती हैं। फिर आप देखते हैं वर्णांधता व हीमोफीलिया एक्स संलग्न रोग है। एक्स संलग्न मतलब महिलाओं से जुड़ा हुआ। दोनों में वाहक महिलाएं होती हैं तथा पीड़ित पुरुष होता है। ठीक है, अब अनुवांशिक रोग जो होते हैं, अब जैसे कि जन्मजात रोग कौन कौन से हो सकते हैं? तो जन्मजात रोग बहुत से हो सकते हैं, उनमें से अनुवांशिक रोग भी है। लेकिन जैसे कि ये जो सर्कल होता है, इस सर्कल का मतलब ये है कि सारे अनुवांशिक रोग जन्मजात हैं, लेकिन सारे जन्मजात रोग अनुवांशिक नहीं हैं। इसका मतलब यही है कि अनुवांशिक रोग जन्मजात तो हो सकते हैं, लेकिन जन्मजात रोग अनुवांशिक नहीं होंगे। ठीक है, ये आप चीज़ समझ लीजिए। फिर देखिए हीमोफीलिया, ये होता क्या है? इसको शाही रोग बोला जाता है। इसमें रोगी के रुधिर का स्कंदन नहीं हो पाता है, मतलब कि रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है, थक्का जमना बंद हो जाता है। ठीक है, और इसमें आप जान रहे हैं कौन सा विटामिन? विटामिन के। फिर आप देखते हैं थैलेसीमिया, ये रोग क्या होता है? इसमें आरसीबी का निर्माण बाधित होता है। और सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है? जो आपका आरबीसी होता है उसका आकार, जैसे आरबीसी ऐसे गोलाकार है तो वो आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है ऐसे। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है? आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन का ढंग से परिसंचरण नहीं हो पाता तो प्रॉब्लम आती है। फिर आप देखेंगे इसमें आरबीसी का आकार हंसिया के आकार का हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन क्षमता घट जाती है। मलेरिया नामक रोग में यह रोग फायदा करता है। आप देखते हैं रंजकहीनता, ये क्या है? तो इस रोग में मेलानिन नामक वर्णक का निर्माण नहीं होता है। मेलानिन जो होता है ये आपके बॉडी में कलर को प्रोड्यूस करता है। तो आप देखेंगे जिनमें ये रोग होता है तो उनमें सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं, क्योंकि जो मेलानिन होता है, हमारा जो कलर होता है, वो डार्क करता है और वो नहीं निकलता है इसके कारण रंजकहीनता रोग में। तो ये थे आपके ऐसे रोग जो आनुवांशिक हैं, जीन में परिवर्तन के कारण हो रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण हो रहा है। अब यहाँ पे गुणसूत्रों में यदि परिवर्तन हो जा रहा है, क्रोमोसोम में, फिर कौन कौन से रोग होते हैं? तो आप देख रहे हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? आप जानते हैं आपके जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम, वो 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र जेनेटिक्स होता है और जो 23वां जोड़ी होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, वो आपका जेंडर डिसाइड करता है। फिर आप देखते हैं इसमें 21वां जोड़ी जो होता है हम लोगों का गुणसूत्र, 21वां जोड़ी जो हम लोगों का क्रोमोसोम होता है, उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपके सारे जितने भी वो हैं क्रोमोसोम, वो सारे तो एक्स एक्स होते हैं। जो लास्ट वाला होता है वो मेल में XY होता है और फीमेल में XX ही रहता है। लेकिन जब आप देखेंगे किसी जिसको डाउन सिंड्रोम हुआ है, उसके 21वें जोड़ी गुणसूत्र में XXX हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको ये रोग होगा। ठीक, और इस रोग में होता क्या है? तो मानसिक मंदता आ जाती है, मतलब कि आदमी का दिमाग थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। सामान्य जो मनुष्य होता है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़ी का मतलब 46 ही हुआ ना, 46। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होगा उसमें 47 होंगे। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम जो होता है, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये दो तरह का होता है। इसमें क्या होता है? दोनों लगभग सेम है। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये पुरुषों में होता है। 22 जोड़ी देखिए इसमें भी सामान्य रहते हैं, और जो लास्ट वाला होता है वो महिलाओं में XX होता है, वो सामान्य महिला होगी, और 22 जोड़ी गुणसूत्र प्लस लास्ट वाला XY तो वो सामान्य स्वस्थ पुरुष होगा। ठीक, अभी सामान्य की बात हो रही। लेकिन जिसको टर्नर सिंड्रोम हुआ उसमें तो 22 जोड़ी गुणसूत्र प्रॉपर होंगे, लेकिन लास्ट वाला जो फीमेल का XX होता है उसमें एक X कम रहता है, यानी कि यहाँ पे आपके केवल 45 गुणसूत्र होंगे, केवल 45 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो महिला होगी वो रोगी हो जाएगी। ठीक, कुल 45 गुणसूत्र। ऐसी महिला को बांझ महिला, अनफर्टाइल महिला बोलते हैं, और हिंदी में लोग इनको मादा किन्नर भी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि ये वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए पर आपको समझने के लिए करने पड़ते हैं।
फिर आप देखते हैं 22 जोड़ी अगर पुरुष है, ठीक है, तो 22 जोड़ी नॉर्मल होंगे XX, और उसके बाद जो लास्ट वाला XY होता है, उस XY के साथ एक एक्स्ट्रा X ऐड हो जाता है, यानी कि जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, उस रोगी में 47 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, उस पुरुष रोगी में 47 गुणसूत्र होंगे, और इस पुरुष में कुछ जो होंगे वो महिलाओं के गुण आ जाते हैं, और उसी के बाद फिर उसको नर किन्नर या नपुंसक कुछ भी बोलते हैं। आप देखिएगा ये सारे वर्ड्स आप किसी के लिए इस्तेमाल ना करें, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए आपको ऐसे वर्ड्स के लिए, क्योंकि आप किसी को हर्ट कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप देख लीजिए सिर्फ। फिर आप देखते हैं पटायु सिंड्रोम। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, 13वें जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, और इसमें भी 47 गुणसूत्र होते हैं। रोगी को हृदय तथा वृक्क संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो ये 3 तरह का आप देख रहे हैं, जिसमें से क्रोमोसोम में परिवर्तन की वजह से ये रोग होते हैं 4 तरह के। एक आपका डाउन सिंड्रोम, उसमें क्या होता है, जो मस्तिष्क होता है उसकी मंदता आ जाती है। एक आपका टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, और एक आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक। टर्नर सिंड्रोम इसमें 45 रहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसमें 47 रहते हैं, और पटायु सिंड्रोम में भी 47 रहते हैं। फिर आप देखते हैं संक्रामक रोग, जीवाणु जनित। अब आप इनके नाम याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अब देखिए पहला क्या है, तो आपका टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं हम, इसी को आप क्षय रोग भी बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, राजयक्ष्मा बोलते हैं। चारों नाम आप ध्यान रख सकते हैं। इसका पैथोजन मतलब ये होता किससे है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं। इसके जीवाणु को, इसके बैक्टीरिया को, ये नाम आप अगर याद रख पाएँ तो याद जरूर रखिएगा। अदरवाइज आप इतना जरूर याद रखिएगा कि टीबी होता किससे है, तो जीवाणु से होता है, ठीक है। आप कुछ नहीं याद रख पा रहे तो इतना जरूर याद रखें। इसका टेस्ट क्या होता है, इसके टेस्ट के लिए को मॉन्टेक्स टेस्ट बोला जाता है। किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये फेफड़े को प्रभावित करता है। टीका कौन सा इस्तेमाल होता है, तो BCG का टीका, इसका नाम क्या है, बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन, और ये कब लगाया जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद लगाने वाला ये टीका होता है। ये आपका टीबी था। अब आप देखते हैं प्लेग। अब ये किस जीवाणु से होता है, तो पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु होता है, उससे होता है। अब आपको अगर जीवाणु का नाम न याद रखे तो कम से कम आप इतना जरूर याद रखिएगा कि प्लेग जीवाणु से होता है। कहीं ऑप्शन में आया कि प्लेग हो रहा है विषाणु से, और आप बोल रहे हैं हाँ जी सही बोल रहे हो आप, और सीधे आपने कथन को सही कर दिया, तो आपका गलत हो जाएगा। तो इतना याद रखिए कम से कम कि प्लेग आपका जीवाणु से होता है, अगर आप जीवाणु का नाम न याद रख पाएँ तो। अब देखिए वाहक क्या होते हैं इसमें, तो गिलहरी होती है और चूहा होता है। लक्षण रोगी में क्या मिलेंगे आपको, तो रोगी को तेज बुखार रहेगा, शरीर पर छोटी छोटी गिल्लियाँ बन जाएंगी, किल्टियाँ, मतलब छोटे छोटे आप देखेंगे जैसे कि टाइट सा गोल गोल आपकी बॉडी के अंदर फील होगा, बॉडी स्किन के अंदर ऐसा गोल गोल, तो उसको गिल्टी बोलते हैं। फिर देखिए मनुष्य के जांघ तथा ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। दवा क्या है, तो सल्का ड्रग, ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन, ये भी एक इसकी दवा है। फिर आप देखते हैं कुष्ठ रोग, ये भी आपका जीवाणु से होता है। अगर आपके इसको जीवाणु का नाम याद रखना तो याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। अगर आपको ये ना याद रहे तो कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा कि कुष्ठ रोग भी आपको जीवाणु से ही होता है। फिर आप देखेंगे यह रोग वायु संचरित रोग नहीं है, मतलब कि कई बार होता है कुष्ठ रोग के लिए लोग देखते हैं और उनके पास बैठना पसंद नहीं करते, दूर भागते हैं ऐसे रोगियों से, उनके साथ मतलब कि गलत सा व्यवहार करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, बुरा फील करते हैं ऐसे में रोगी। तो आपको ये जानना चाहिए कि कुष्ठ रोग जो है वो हवा से नहीं फैलता है। कुष्ठ रोग में क्या होता है कि अंग ना बहुत भद्दे दिखते हैं, घाव, आप अगर किसी व्यक्ति के पैर में कुष्ठ रोग है तो उसका पैर में पूरा घाव रहेगा और वो देखने में आदमी विचलित हो जाता है। तो आपको ऐसे लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, क्योंकि वो रोग हवा से नहीं फैलता कि अगर आप उनके पास गए, आपने उनसे बात की तो उससे फैल जाएगा। तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा संवेदनशीलता का ध्यान रखें। यह रोगी के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध स्थापित करने से फैलता है, मतलब बहुत ज़्यादा टचिंग हो रहा है फिर तब हो सकता है, हवा से नहीं फैलता है। फिर आप देखते हैं उपचार हेतु MDT, डेप्सोन, रेफेसिन, क्लोरोफाइजिमिन, ये 3 दवाएं हैं इसके लिए, और इसी को बोला जाता है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। इन 3 दवाओं का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आता है टाइफाइड, इसको क्या बोलते हैं, आंत्र ज्वर बोलते हैं, ठीक है, मियादी बुखार बोलते हैं। यह जीवाणु कौन सा होता है, तो सल्मोना टाइफी, ठीक है, इसी को कई बार सल्मोना टाइफोसा बोल देते हैं, सल्मोना टाइफी कई जगह लिखा रहता है। ये जीवाणु से ये भी होता है, आप जरूर याद रखिएगा किससे होता है, जीवाणु से, अगर ये सल्मोना टाइफी ना याद रहे आपको, ठीक।
इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? तो विडाल टेस्ट। अगर आपको टाइफाइड हुआ होगा, आपने करवाया ज़रूर होगा ये टेस्ट। अभी मेरे को हुआ था, अब क्या ही रहने दीजिए, नहीं तो मैं आपको टेस्ट दिखाता कि कैसा निकल के आता है। आंत्र ज्वर, मियादी ज्वर बोलते हैं इसी को। दूषित जल से यह फैलता है। बड़ी आंत व प्लीहा इससे प्रभावित होता है। प्लीहा में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है यहाँ पे, और आरबीसी यहीं पे जाके खत्म भी होती है। आरबीसी और कई जगह भी बनती है, अस्थि मज्जा वगैरह में भी बनती है। फिर आप यहाँ देखेंगे मक्खी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। तो मक्खी आपकी है कौन कौन सी? तो घरेलू मक्खी है, एक बालू मक्खी और एक सीसी मक्खी है। घरेलू मक्खी से आपका हैजा फैलता है, बालू मक्खी से कालाजार, और सीसी मक्खी से निद्रा रोग। निद्रा रोग में मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, वो बहुत काम आता है, तो आप आगे देखेंगे उसको। अब देखिए हैजा फैलता किससे है? तो विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से। अब अगर आपको विब्रियो कॉलेरी ना याद रखे तो कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा कि ये जीवाणु से फैलता है। अगर ये भी भूल गए तो आपके लग जाएंगे। फिर आप देख रहे हैं दूषित भोजन व दूषित पानी के माध्यम से फैलता है। घरेलू मक्खी इसका वाहक है। बड़ी आंत प्रभावित होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब बड़ी आंत प्रभावित कैसे होती है? देखिए, बड़ी आंत जो होती है आपकी, वो आपका जो आपने भोजन खाया है, छोटी आंत में वो पच जाता है, और जब वो बड़ी आंत में पहुंचता है तो बड़ी आंत में होते हैं रसांकुर, और वो उसका अवशोषण करते हैं। ठीक है। अब अगर बड़ी आंत प्रभावित हो गई है तो वो अवशोषण नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो वो जितना जल है वो आपका बाहर निकलेगा। तो इसी टाइम पे क्या होता है? लोगों को लूज मोशंस हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर बड़ी आंत प्रभावित है, ढंग से काम नहीं कर रही है, तो या तो आपको लूज मोशन होगा या तो आपको कब्ज हो जाएगी। अब देखिए डीपीटी, ये कौन कौन सी बीमारी है? तो इसमें 3 बीमारियां हैं। डिफ्थीरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टिटनस। पर्टुसिस को ही काली खांसी, कुक्कुर खांसी बोला जाता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। डिप्थीरिया, इस रोग में बच्चे के गले में कृत्रिम झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ठीक। और जो टिटेनस है, इसको धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। ये होता कैसे है? तो माइक्रो बैक्टीरियम टिटैनी इसका पूरा नाम है जीवाणु का। अगर जीवाणु का नाम ना याद रहे तो आप इतना जरूर याद रखें कि जीवाणु से होता है। दूषित मल व गोबर कीचड़ से होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। एटीएस का टीका लगता है इसमें। अब देखिए आपका अगली बीमारी क्या है? तो निमोनिया है। ये भी जीवाणु जनित है। ठीक है। इसका जीवाणु क्या है? तो डिप्लोकोकस प्यूनियोमेनिया इसका वो है जीवाणु का नाम। जीवाणु का नाम मुझे पता है, आप इतने सारे हैं, बैक्टीरिया, वायरस आप याद नहीं रख पाएंगे, तो कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा कि ये फैलता किससे है। ज़्यादातर यही पूछता है, कभी कभी जीवाणु का या विषाणु का नाम पर्टिकुलर पूछेगा। प्रभावित कौन सा अंग होगा? तो फेफड़ा। आपके लक्षण क्या रहेंगे? तेज बुखार, श्वास संबंधी रोग, ठंड लगना। एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग करेंगे इसमें आप। ठीक है। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक औषधि थी जिसको खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गोनोरिया तथा सिफिलिस ये जीवाणु जनित जनद रोग हैं। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, ये गोनोरिया और जो सिफिलिस है ये सेक्सुअल रोग होते हैं, और ये जीवाणु से ये भी होते हैं, तो इतना याद रखिएगा। फिर चलते हैं हम लोग वायरस जनित रोग में। विषाणु आपका आ गया। कौन आ गया? विषाणु। अब यहाँ भी विषाणु का नाम कई जगह लिखा होगा। अगर आपको विषाणु ना याद रखे तो आप कम से कम ये याद रखना कि कौन सा रोग कौन सा रोग विषाणु से हो रहा। अब देखिए एड्स, इसका नाम क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं इसको। किससे होता है? तो ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। करता क्या है? ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। फैलाव कैसे होता है? तो संक्रमित रुधिर आधान। सपोज कोई व्यक्ति है वो HIV पॉजिटिव है, ठीक, और आपने उसका रक्त ले लिया अपनी बॉडी में, मतलब आपको खून की ज़रूरत है और आपने उसका खून चढ़ा लिया अपनी बॉडी में, तो आप भी HIV पॉजिटिव हो जाएंगे। अब सपोज कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, उसको किसी इंजेक्शन से दवा दी गई है और वही इंजेक्शन आपको लगा दिया जाता है, उसी इंजेक्शन से आपको दवा दे दी जाती है, तो आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे। असुरक्षित यौन संबंध, अगर आपने सही प्रोटेक्शन नहीं यूज किया है और कोई व्यक्ति है जो HIV पॉजिटिव है और उसके साथ आपने फिजिकल रिलेशन बनाया बिना प्रोटेक्शन के, तो आपको भी HIV होगा। फिर देखिए टैटू गुदवाने से, सपोज कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है जिसने टैटू आर्टिस्ट के यहाँ वो गया, उसने टैटू बनवाया। अब टैटू बनता कैसे? तो उसमें एक पिन सा छोटा सा सुई होता है, वो सुई गोद गोद के टैटू बनता है, और जब वो बनाया जाता है तो कुछ ना कुछ ब्लड निकलता है बाहर, वही ब्लड उस सुई में रह जाएगा, और जब आप बनवाएंगे तो वो ब्लड जाएगा आपके बॉडी के अंदर, और फिर आप भी HIV पॉजिटिव।
तो अगर आप HIV से बचना चाह रहे हैं तो इन 4 चीज़ों से तो बचिएगा कम से कम। 5वां क्या है, संक्रमित माँ, सपोज कोई मदर है और वो HIV पॉजिटिव है, तो उसके बच्चे में पल रहे शिशु में भी HIV पॉजिटिव होने की संभावनाएं होती है। ठीक, अब ये जो है बच्चा, इसकी तो इसमें कोई गलती नहीं है ना, तो इससे तो वो बच ही नहीं सकता। बाकी 4 चीज़ें जो हैं, टैटू गुदवाने, यहाँ पे आप सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए, सेक्सुअल रिलेशन में आप सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए, सुई के इस्तेमाल में पूरा ध्यान रखिए, और जब आप किसी का ब्लड ले रहे हैं तो उसमें पूरा ध्यान रखिए। अब देखिए इसके लिए टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो एलिजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट, CD4 काउंट टेस्ट, नेवा टेस्ट। ठीक, फिर आप देखिए दवाएं कौन कौन सी है, तो AZT, इसका नाम क्या है, तो एजिडोथाइमेडिसिन, सुरामिन, अल्फा इंटरफेरॉन, ये 3 दवाएं हैं, इनका आप नाम जरूर याद रखिएगा। अब देखिए वायरस से और क्या होता है, तो आपको बड़ी माता या चेचक, छोटी माता, ठीक है। अब बड़ी माता चेचक जो है उसको स्मॉल पॉक्स बोला जाता है, नाम बड़ी माता और पॉक्स कौन सा, स्मॉल, और छोटी माता नाम है और नाम क्या है, चिकन पॉक्स। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चेचक, ठीक है, ये होता किससे है, तो वेरियोला वायरस से, और छोटी माता चिकन पॉक्स जो है वो किससे होता है, तो वो आपका वेरिशेला वायरस से। शरीर पर दाने सूखने पर दाग के रूप में दिखाई देते हैं, मतलब ये जो बड़ी माता होती है चेचक, इसमें आपको जो शरीर में छाले से पड़ जाते हैं और वो बड़े बड़े से दिखते रहते हैं, उनके जाने के बाद भी वो दाने दिखते रहते हैं, घाव दिखते रहते हैं। घाव इन द सेंस जहाँ पे वो हुआ वहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है। और ये जो छोटी माता है इसमें दाने होते हैं, ठीक होने के बाद दाग चले जाते हैं। अब देखिए दोनों के लिए टीका क्या है, तो बचाव हेतु चेचक का ही टीका लगता है दोनों में। इसका खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने खोजा है। प्रतिरक्षा तंत्र का पिता बोला जाता है इनको, एडवर्ड जेनर को, ठीक है, फादर ऑफ इम्यून सिस्टम। फिर आप देखते हैं पोलियो, ये एक बीमारी है आपको, ये भी होगी कैसे, तो ये भी आपकी वायरस से होगी। वायरस कौन सा है, तो पोलियो मेलाटिस वायरस है, ठीक है, पोलियो मेलाटिस। अब देखिए पोलियो मेलाटिस होगा, तो ये नाम थोड़ा इजी है याद करना, तो याद रख सकते हैं, नहीं याद रहे तो वायरस कम से कम याद रखिएगा। यह दूषित जल, भोजन आदि के माध्यम से फैलता है। शरीर में मेरु रज्जु, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे शरीर के अंग लकवाग्रस्त हो जाते हैं। पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन साल्क ने किया था, जबकि मुखीय टीके का आविष्कार एडवर्ड सेनिन ने किया था। अब कहेंगे मुखीय टीका क्या होता है, 2 बूंद जिंदगी की जो ड्रॉप आपने पिया है बचपन में घर में आते थे, ठीक है, वो ड्रॉप वही है मुखीय टीका। फिर आप देखते हैं पल्स पोलियो अभियान चालू कब किया गया था, तो 1988 में। अब डेंगू ज्वर आपको होता कैसे, इसको हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है, अरबो वायरस से होता है ये। इसके वायरस का वाहक कौन है, तो एडीज इजिप्टी और क्यूलिक्स फटिंग्स इसके वाहक हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, प्लेटलेट्स, रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती है, प्लेटलेट्स खत्म होने लगती हैं। प्रभाव क्या होता है, बुखार आता है आपको, शरीर दर्द होता है, निर्जलीकरण होता है और चक्कर आते हैं। फिर आप देखेंगे रेबीज, ये भी वायरस जनित बीमारी, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है इसको, आदमी को जल से पानी से डर लगता है। पैथोजन यानी कि इसमें आपको कौन सा वायरस आपको परेशान करता है, तो वो है रेबीज वायरस। स्ट्रीट वायरस भी इसको कहा जाता है। ये होता कैसे आपको, तो कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, गीदड़ के काटने से, जो भी जानवर काट सकता है उससे ये हो सकता है। बंदर के काटने से भी हो सकता है। मैं सोच रहा था कि कहीं आदमी के काटने से होता है कि नहीं, पता नहीं मेरे को, ये नहीं पता, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। आदमी भी काट सकता है ना, बेसिकली आदमी भी जानवर ही है। तो आप अपने किसी नज़दीकी मित्र से एक बार कटवा के देखिए, अगर हो जाता है तो समझिए होता है। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया, तो लुई पाश्चर ने। किण्वन तथा पाश्चरीकरण की खोज भी लुई पाश्चर ने ही की है। रेबीज से होता क्या है, तो तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम आपका प्रभावित होता है। फिर देखिए और बीमारियां हैं जो वायरस से होती है, जैसे कि मेनिंजाइटिस। तो ये होता क्या है, आपका जो मस्तिष्क होता है, खोपड़ी जो होती है, खोपड़ी के बाहर एक झिल्ली होती है, उसको मेनिंजस झिल्ली बोला जाता है। उस झिल्ली में सूजन आ जाती है। गलसुआ, ये पैरोटिन ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि आप देखेंगे जब आप अपने मुंह पे गालों के नीचे जो हड्डी होती है वहाँ टच करेंगे तो वहाँ पे एक ग्रंथि होती है। सूजन के कारण वहाँ पे आपको गलसुआ रोग उसको कहा जाता है। फिर आप देखते हैं ट्रैकोमा, ये आँखों की बीमारी है, आँखें लाल पड़ जाती हैं, ये भी वायरस जनित है। और खसरा, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, मार्वेली वायरस से आपका होता है खसरा।
तो आप इस वायरस का भी नाम याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप इतना याद रखिए कि मेनिंजस, खसरा, गलसुआ, ट्रैकोमा, रेबीज, डेंगू, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, एड्स, ये सब किससे होंगे? तो आपके वायरस से होंगे। आप इतना याद रखें, अगर बहुत कुछ ना याद रखें तो सिर्फ इतना याद रखें। फिर आप देखते हैं कवक जनित रोग कौन कौन से हैं। तो अस्थमा, एथलीट फुट, गंजापन, दाद, खाज। अब देखिए ये आपके इतना अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन होने की संभावना है कि आप सही कर ले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस अगर आप जाएंगे तो आप याद रखें कि दाद जो है अस्थमा जो है ये आपको होता किस कवक से है? तो एस्परजिलस फ्यूमोगेटस, ये आपका एक फंजी है, उससे होगा आपको। फिर आप देखेंगे एथलीट फुट, तो ये ट्राइकोफाइटान से होगा। गंजापन ये टिटनिया कैपिटिस से होगा। दाद ये आपको ट्राइकोफाइटान से होगा। आप देखिए ट्राइकोफाइटान से दाद भी हो रहा है और एथलीट फुट भी हो रहा है। और खाज जो है ये स्कैरेबीज से होता है। ठीक, अब दाद खाज आप जानते हैं, खाज जो होती है ये सफ़ेद कलर की होती है और जो दाद रहता है इसमें आपका राउंड राउंड सर्कल सा बन जाता है और खुजली होती है दोनों में। फिर आप देखते हैं गंजापन, इसमें बाल ग्रंथियाँ नष्ट हो जाती है, आदमी टकला हो जाता है, बाल बहुत झड़ते हैं। बहुत बड़ी समस्या है आज के युवाओं की, जिसकी कोई दवा नहीं। अस्थमा, इसमें आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। और एथलीट फुट, पैर में खरवा। अब मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं? अगर आप देखेंगे बारिश के टाइम में अगर आप बहुत ज़्यादा पानी में रहते हैं तो आपके जो ये पैर की उंगलियां होती हैं उनके बीच में हल्का हल्का गलन सा हो जाता है, उसको बोला जाता है खरवा। ठीक, अब देखिए प्रोटोजोआ से जनित कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? तो आपका ये मलेरिया होता किससे है? तो इसका जो पैथोजन है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। वाहक क्या है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है। ठीक है, और प्रभावित अंग कौन सा होगा? तो आपका प्लीहा आरबीसी प्रभावित होती है। ठीक है, और इसकी दवा कहाँ है? तो सिनकूना की जो है उसकी छाल से कुनैन निकलता है, वही। अब देखिए निद्रा रोग, इसका प्रोटोजोआ से होता है ये, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, फैलता किससे? तो सीसी मक्खी से। और प्रभावित क्या होगा? तो आपका तंत्रिका तंत्र। पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिका इसका प्रोटोजोआ है। पेचिस में निर्जलीकरण हो जाता है, ओआरएस आपको दिया जाता है। फिर आप देखते हैं पायरिया कहाँ होता है? तो लोगों के दांतों में होता है। ठीक है, पीले पड़ जाते हैं, बदबू आती है मुंह से। तो इसमें क्या होता है? एंट अमीबा जिंजेबिलिस, मसूड़ों से खून तथा बदबू। ठीक है, और इसमें आपको क्या दी जाती है? तो विटामिन सी की गोली दी जाती है। फिर आप देख रहे हैं कालाजार, ठीक, होता किससे है? तो बालू मक्खी से। लिमेनिया डोडोवानी इसका पैथोजन है, प्रोटोजोआ, बालू मक्खी से फैल रहा है, बुखार तथा दर्द होगा आपको। अब देखिए ध्यान रखिएगा, बाउचेरिया वैंक्रोफटाई नामक कृमि के कारण आपको फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया में क्या होता है? आपका पैर फूल जाता है बहुत, एकदम हाथी पाँव। तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका रोगों से जुड़ा हुआ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन के आए हैं या फिर क्या आपको याद करने लायक एक्स्ट्रा है, तो वो मैं दिखा देता हूँ। रोग वायरस जनित में क्या क्या? तो जीवाणु भोजी, तो वायरस जो होता है वो एक तरह का जीवाणु भोजी होता है। ठीक है, ये वायरस को जीवाणु को संक्रमित कर सकता है, मतलब एक वायरस जीवाणु को संक्रमित कर सकता है, मतलब वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। फिर आप देखते हैं एडीज एल्बोपिक्टस जो होता है ये एक मच्छर है, ये फैलाएगा क्या? तो पीत ज्वर, डेंगी, चिकुनगुनिया, सेंट लुई इंसेफेलाइटिस, ये 4 रोगों को फैला सकता है। कौन? तो एक एडीज एल्बोपिक्टस, ठीक। फिर क्यूलेक्स, ये आपको जापानी इंसेफेलाइटिस फैलाता है। जापानी इंसेफेलाइटिस ये क्या है? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है। ये फैलता किनसे है? तो सूअरों से। ठीक है, सूअर इसके वाहक होते हैं। तो आपने देखा होगा कि मतलब आज हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, लेकिन अगर आपने गांव में कभी रहे तो आपने देखा होगा जो लोग सूअर पालते हैं उनको बस्ती से अलग रखा जाता है। गांव से बहुत बाहर वो सूअरों को पालते हैं, अलग जगह रखते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि ये रोग फैल सकता है उससे। पहले के लोगों को नहीं पता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन लोगों को इतना ज़रूर पता था कि ये जिनके पास भी सूअर हैं उनके यहाँ एक महामारी टाइप की फैल जाती है, एक बहुत बड़ा रोग फैलता है और वो संक्रामक रोग है। तो इसीलिए वो लोगों को दूर रखते थे। हालांकि वो तो जातिगत भेदभाव बहुत बड़ा एक गलत रूप ले लिया आज, लेकिन उसका एक रीज़न ये भी मेरे को लगता है कि हो सकता है। ये मेरे दिमाग की उपज है, आप लोग एक्सेप्ट करें ना करें वो आपका है। फिर देखें हाइड्रोफोबिया, रेबीज, मम्प्स, हर्पीज, हेपेटाइटिस, खसरा,
ये सारे जो भी रोग हैं ये आपके वायरस से होते हैं, ठीक है। इनमें से देखिए मम्प्स आपको हमने ऊपर नहीं देखा था, हर्पीज़ के बारे में आपने नहीं देखा था, हेपेटाइटिस के बारे में आपने नहीं देखा था, खसरा के बारे में नहीं देखा था। फिर देखिए पोलियो वायरस जो है शरीर में दूषित भोजन व जल के कारण होता है, ठीक है। जोनास साल्क ने इसका टीका तैयार किया है। फिर आप देखते हैं ACE2, ये क्या है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है ये पद, तो इस पद का उल्लेख विषाणु जनित रोगों के प्रसार से संबंधित है। राइनो वायरस क्या होता है, पैथोजीन, ये सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है। एड्स विषाणु जो है ये RNA प्लस प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है। अब जो आपने वहाँ पे एड्स पढ़ा उसमें जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। तो RNA प्लस प्रोटीन होता है, इसको रेट्रो वायरस बोला जाता है। भारत में HIV-C बहुत प्रभावी है, जैसे कि HIV-A, HIV-V, HIV-C, तो भारत में कौन से ज़्यादा प्रभावी, तो HIV-C। फिर देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस इसको बोलते हैं, ठीक है, या HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो टी सेल ल्यूकेमिया जो होता है ये इम्यूनो सिस्टम को ही मजबूत करने वाले सेल्स होते हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट गैलो ने की थी। इसके लिए परीक्षण किया जाता है एलिसा परीक्षण, ज़ीडोवुडिन, ठीक है, सबसे आजमाई गई इसकी दवा है इसके लिए। अब देख रहे हैं खसरा विषाणु जनित है, अतः एंटीबैक्टीरियल से नहीं एंटीवायरस से ठीक होगा। अब क्या हुआ, एक बार ऑप्शन बना दिया, एक बार कथन बना दिया कि खसरा एक विषाणु जनित रोग है और ये एंटीबैक्टीरियल दवाओं से सही हो जाता है, और इतना सोफेस्टिकेटेड नाम रहता है लोग ध्यान नहीं देते। अगर खासकर बच्चे हिंदी मीडियम का है तो उसको एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरस सब एक ही लगता है, एंटी मतलब बस हो गया दवा का इलाज, ठीक। तो ये उन मेरे जैसे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि थोड़ा सा ध्यान रखें कि एंटीबैक्टीरियल जो होता है वो बैक्टीरिया में काम आएगा और एंटीवायरल जो है वो वायरस में काम आएगा। एंटीवायरस वो वर्ड वहाँ रखा ही नहीं था, तो एंटीबैक्टीरियल मतलब हाँ सही कर दो इससे भी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फंसिएगा नहीं। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है, तो एडवर्ड जेनर है। चेचक का उन्मूलन किया इन्होंने, चेचक के टीकों को खोजा है, ठीक है। कब, तो 1980 में। एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउ पॉक्स, फुट व माउथ रोग, ये दुधारू पशुओं में, मवेशियों में होता है, ये भी विषाणु के कारण ही होता है। रानीखेत बीमारी, ये मुर्गियों में फैली थी। बर्ड फ्लू, इसका जो वायरस होता है वो H5N1 होता है, ठीक है, H5N1। और जो स्वाइन फ्लू का वायरस होता है वो क्या होता है, तो H1N1 होता है, आप ये ध्यान दीजिएगा। इबोला, ये एक रक्तस्रावी बुखार है, इबोला एक वायरस है। इबोला नदी के नाम पर रखा गया और ये नदी कहाँ है, तो अफ्रीका में है। इबोला फैला कहाँ था, तो अफ्रीका में ही फैला था, कांगो में ये नदी आपको मिल जाएगी। फिर आप देखते हैं जीका वायरस, रोग उसी मच्छर से जिससे डेंगू होता है, ठीक। लैंगिक संचरण संभव है। फिर आप देखते हैं जूनोटिक रोग कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे रोग जो पशुओं से मानवों में फैल सकते हैं, लाइक मंकी पॉक्स। अभी ही मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर करंट में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है, अफ्रीका और इंडिया में भी बहुत फैल रहा था। फिर आप देख रहे हैं जीवाणु जनित भोजन विषाक्तता के कारण, ठीक है, सैल्मोनेला बैसिलाई। आप देखते हैं भोजन विषाक्तता का कारण कौन सा जीवाणु होता है, तो सैल्मोनेला बैसिलाई होता है। फिर आप देखते हैं बाटुलिज्म, ये जीवाणु जनित रोग है और ये होता किस जीवाणु से है, तो क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम के कारण होता है ये। और इससे होता क्या है, तो भोजन में विषाक्तता हो जाती है, भोजन विषैला हो जाता है। PCV13 क्या है, तो न्यूमोनिकल कंजुगेट वैक्सीन है, ये किस में काम आती है, तो ये न्यूमोनिया में, मेनिंजाइटिस में और सेप्सिन में, 3 बीमारियों में आपको काम आएगी। सेबाजोल क्या है, तो ये एक सल्फर ड्रग है, किस में काम आएगा, तो जीवाणुरोधी है, एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। फिर आप देखते हैं P-एम्यूनोसैलिसिलिक एसिड, ये किस काम आता है, तो कुष्ठ रोग में, TB में, दोनों की दवा है ये। फिर आप देखेंगे मेटॉक्स परीक्षण किस में होता है, तो TB के में होता है। फिर आप देखेंगे टिटेनस को लॉक्जा भी कहा जाता है और धनुष टंकार भी बोलते हैं इसको, अलग अलग नाम है। न्यूमोनिया फेफड़े में, ठीक है। पोलियो आपका यकृत को प्रभावित करेगा, मधुमेह आपको अग्न्याशय को, टाइफाइड आंत को, TB जो है ये वायु से फैलता है, कॉलरा या हैजा जो है ये पानी से फैलता है, सिफिलिस ये संपर्क से फैलता है, संपर्क आप जान रहे हैं ये एक जनित रोग है, ठीक है, तो इसके लिए कॉन्टैक्ट ज़रूरी है। फिर आप देखते हैं टेटनस, ये घाव से फैलता है। फिर आप देखते हैं फाइलेरिया, ये मच्छर से फैलता है। और प्लेग, पिस्सू, प्लेग चूहों से भी फैलता है, ठीक है, मे बी ये पिस्सू चूहे ही होते हैं, नाम ये मेरे को नहीं पता क्यों कितना। दंत क्षय का कारण क्या है, तो बैक्टीरियल संक्रमण है। हैजा, टाइफाइड, कामला ये किसको बोलते हैं, जॉन्डिस को। जॉन्डिस क्या है, पीलिया,
ठीक है। ये आपके दूषित जल के कारण होते हैं, ठीक है। अब दूषित जल मतलब छिछले हैंडपम्प, मतलब कोई हैंडपम्प है वो पानी बहुत ऊपर ही उसमें मिल जा रहा है, तो ऐसे पानी में प्रदूषण होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और ऐसा पानी पीने से आपको समस्याएं हो सकती हैं। BCG का टीका कब लगता है? तो यक्ष्मा या टीबी अगर है किसी, टीबी से बचने के लिए जन्म के तुरंत बाद। कवक जनित बीमारियां तो गंजापन, एथलीट फुट, त्वचा प्रदा, डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, DERMATI, ठीक है, डर्मेटाइटिस। फिर आप देखते हैं अर्गटा तप्पे, ये अर्गेटाइज्म है और ये संदूषित अनाज के प्रयोग से होता है। एफ्लाटॉक्सिन, ये खाद्य विषाक्त से यकृत संबंधी रोग है, ठीक है। अन्य परजीवी रोग मतलब कि और जो पैरासाइट से आपको रोग हो सकते हैं, उसमें क्या है? तो सर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया जो है ये आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। यह प्लीहा तिल्ली को प्रभावित करता है, इसी को स्पिलीन कहा जाता है। फिर आप देखते हैं दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है, ठीक है। भारत में 65% मलेरिया कौन सा है? तो पी वाइवैक्स है, ठीक है। पी वाइवैक्स के कारण होता है, ना कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण, ये ज़्यादा हानिकारक है। फिर आप देखते हैं जो फाइलेरिया है हाथी पाँव, ये गोलकृमि के कारण होता है। निद्रा रोग ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से होता है, ये मच्छर से नहीं मक्खी से होता है। कौन सी मक्खी? तो सीसी मक्खी। फिर आप देखेंगे असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता की कमी के कारण मलेरिया, डायरिया, सिस्टोमो रुग्णता ये आपसे हो सकते हैं। फिर आप देखेंगे वंशागति रोग, कौन से? जेनेटिक्स हैं, तो इसमें रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता, अतिरिक्त रक्तस्राव, थैलेसीमिया जैसे रोग हैं। फेनिल कीटोन में ये एंजाइम में वंशागत कमी के कारण उत्पन्न होता है, मानसिक जड़ता आ जाती है इस रोग में। बबल बेबी रोग, ये जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले से इसका उपचार किया जा सकता है। हीमोफीलिया, स्त्रियां इसका वहन करती हैं, पुरुषों में ये प्रकट होता है। लिंग संलग्न अनुवांशिक विकार है ये, रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता इसमें। इरेटेबुलम बाउल सिंड्रोम जो है इसमें अनुवांशिक विकार नहीं है। पेशीय दुष्पोषण, ये मैस्कुलर डायस्ट्रॉफी है, ठीक है। एक्स गुणसूत्र से संलग्न अनुवांशिक रोग है ये। फिर आप देख रहे हैं डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्रों की संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण ये होता है। फिर आप देख रहे हैं स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हैं, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा, ठीक है। स्त्रियों की तुलना में जो पुरुष वर्णांधता से पीड़ित है उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं होता है, जबकि रतौंधी होता है। वर्णांधता वंशागति रोग है। अब देखिए क्या होती है, प्रॉब्लम क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा पेपर में प्रेशर में होते हैं, जल्दी में होते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं जो आपको आ रहे होते हैं। आप जानते हैं कि वर्णांधता क्या है, रतौंधी क्या है, इतना डिफरेंस आपको पता है, मैं जानता हूँ आपको पता है बहुत अच्छे से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब पेपर होता है आपके सामने तो आपसे सिली मिस्टेक्स होती हैं। वो मिस्टेक्स ना हो इसलिए मैंने आपको ये स्टेटमेंट शामिल किया है, वरना मुझे पता है इतनी माइनर सी चीज़ आपको पता है। विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं होता है, जबकि रतौंधी रोग होता है। वर्णांधता वंशगति रोग है, ठीक है। थैलेसीमिया रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता है। अब देखिए हीनताजन्य रोग, असंक्रामक व अन्य रोग, ठीक है। हीनताजन्य मतलब जो कमी से होते हैं। एंथोफोबिया क्या होता है? ये फूलों का डर होता है, फूलों, फ्लावर्स। वातोत्माद या हिस्टीरिया, ये क्या होता है? तो ये जवान महिलाओं में होता है। कैसा रोग होता है? मतलब जवान महिलाओं को घबराहट है, पसीने आना, चक्कर आना, ऐसी समस्याएं हो सकती हैं और शादी के बाद ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। मेरे को इसका रीज़न नहीं मिला, पर हाँ ये ऐसा ही था, आप समझ लीजिएगा इसको। तो सिलिकासिस ये क्या है? तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। गला घोटू, ग्वाटर, ये आयोडीन के कमी के कारण होता है, थायराइड जिसको बोलते हैं। पॉलिश किए गए चावल को खाने से बेरी रोग की संभावना होती है, ठीक है। बेरी रोग किससे होता है? तो विटामिन बी की कमी से, ठीक है। विटामिन B1 थाइमीन अगर मैं बोलूँ, ठीक है, इतना स्पेसिफिक होके। फिर आप MRI देख रहे हैं। MRI क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। और BMD क्या होता है? तो इसको बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। ये टेस्ट कब किया जाता है? जब आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो। ऑस्टियोपोरोसिस कब होता है? विटामिन D की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ D। फिर आप देखते हैं रक्त में ग्लाइकोसिलिकेट हीमोग्लोबिन जो है ये मधुमेह का प्रबंधन करता है।
जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे खाना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखते हैं दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है, ठीक। इस टाइम पे ऐसा होता है कि आप पेशेंट को बचा सकते हो। फिर बीटा ब्लॉकर क्या है, तो ये एक औषधि है हृदयघात से बचाने के लिए। पोटेशियम एक तत्व है जो कि सेब में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये निम्न रक्तचाप रखता है और ये हार्ट पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए कहा जाता है एन एप्पल, भूल गया मैं तो, एन एप्पल कैन अवे डॉक्टर्स, ऐसे कुछ था स्टेटमेंट यार, आप लोग देख लेना, मेरे को इतना अंग्रेजी नहीं आता, भूल भी गया मैं। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है अर्थात वक्र गुर्दा खराब होने की संभावना है, ठीक है। एल्बुमिन क्या होता है, ये रक्त में घुला हुआ एक तरह का इंसुलिन होता है, और अगर ये साफ़ नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर आप देख रहे हैं आर्सेनिक जो है 74, ये एक तरह का तत्व है, ये ट्यूमर की पहचान करता है। कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर की पहचान करता है, और कैंसर का इलाज में भी ये काम आता है कोबाल्ट 60, क्योंकि इससे आप गामा रेडिएशन उत्पन्न कर सकते हैं। आयोडीन 131 क्या है, तो आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, थायराइड ग्रंथि के उपचार में काम आएगा। सोडियम 24 ये रक्त व्यतिक्रम में काम आएगा। फॉस्फोरस 32 ये श्वेत रक्त उपचार यानी कि श्वेत रक्तता उपचार, कैंसर में ये भी काम आता है। और गोल्ड 198 ये भी आपके कैंसर उपचार में काम आता है। अब कहोगे ये फालतू की चीज़ क्या लिख दी है तुम, कुछो पढ़ा देते हो, कुछो नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये 2 से 3 क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट किया हुआ मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे केवल 6 चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये 3-4 क्वेश्चन से निकाला है मैंने, तो आप याद रखिएगा, याद रखिएगा मतलब रट लीजिएगा, घोल के पी जाइए। हमको नहीं पता क्या करेंगे, ये PDF है ना, इसका PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, उसको निकलवाइएगा, ये वाला पेज फाड़िएगा, उसको पानी में घोलिएगा, पी जाइएगा। कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, याद करिए। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए इंफ्रारेड विकिरण, ठीक है। इंफ्रारेड विकिरण से अगर आपके मांसपेशियों में दर्द है तो उसका उपचार किया जा सकता है। ल्यूकेमिया कैंसर क्या होता है, इसमें WBC का कैंसर होता है, WBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है। आयनीकरण विकिरण से क्या होता है, तो कर्क रोग यानी कि कैंसर उत्पन्न कर सकता है ये, ठीक। फिर आप देखते हैं IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेट रेडियोथेरेपी, कब काम आएगी, कैंसर की नवीन इलाज का ये उपचार है। फिर आप देखते हैं सेरिब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क विकार है जो सामान्यतः बच्चों में पाया जाता है। अल्जाइमर एक रोग है मस्तिष्क का जिसमें आदमी को भूलने की बीमारी हो जाती है। एमेलाइड प्रिकर्सन प्रोटीन के कारण होता है। पार्किंसंस बीमारी की औषधि एल-डोपा, ठीक है, ये दवाई का नाम है, के विकास के लिए आर्वीड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार मिला था। EEG क्या होता है, तो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी होता है, ये विद्युत मस्तिष्क लेख। एम्नोस्मिया ये क्या होता है, घ्राण संवेदना की कमी। एलर्जी का कारण क्या होता है, तो अस्थमा एलर्जी के कारण होता है। फिर आप देखेंगे फ्लोराइड प्रदूषण के कारण नॉकनी सिंड्रोम हो सकता है। ल्यूकोडर्मा का इलाज, ल्यूकोडर्मा एक बीमारी है, इसका इलाज क्या है, तो ल्यूकोस्किन। फिर आप देखेंगे मलेरिया रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। फाइलेरिया ये लसिका ग्रंथि को प्रभावित करता है। इंसेफेलाइटिस ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मैरास्मस ये ऐसा रोग है जब आप दीर्घकाल तक बहुत लंबे समय तक उपवास रह रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं। और क्वार्सियोरकर तब होता है जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है। मोतियाबिंद आँखों से संबंधित बीमारी है। पीलिया यकृत से संबंधित, टाइफाइड आँत से संबंधित और निमोनिया फेफड़ों से संबंधित। अबिंदुकता बीमारी क्या होती है, आँखों को बेलनाकार लेंस लगता है। इसमें क्यों लगता है, क्योंकि आप क्लियरली चीज़ें देख नहीं पाते, ब्लर हो जाता है आपका विजन। मायोपिया क्या होता है, इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपको नज़दीक की चीज़ें दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी, मतलब उल्टा होता है, आपको नज़दीक का दिख रहा है फिर भी कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष है, ठीक। तो इसमें लेंस कौन सा लगेगा, तो अवतल लेंस लगेगा। लेंस नहीं लिखा ना मैंने, तो याद रखिए अवतल लेंस लगेगा। और हाइपरमेट्रोपिया ये दूर दृष्टि दोष कहते हैं, इसमें कौन सा वो लगेगा, तो उत्तल लेंस लगेगा, ठीक है। जब आपको हाइपरमेट्रोपिया होता है तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, और जब आपको मायोपिया होता है तो रेटिना के आगे बनता है प्रतिबिंब। फिर आप देखते हैं अंध बिंदु या पीत बिंदु दृष्टिपटल में, ठीक है, आपकी रेटिना में। रेटिना की अपवृद्धि है अग्र मस्तिष्क पश्चिम की, ठीक है। फिर आप देखते हैं मोतियाबिंद में नेत्र का कोई भाग प्रभावित नहीं होता है, कृत्रिम लेंस लगा करके इसका उपचार किया जाता है। एट्रोपिन क्या है, तो तार विस्फारण।
ईथर ये स्थानीय संज्ञाहरण, और नाइट्रोग्लिसरीन हृदय की तकलीफ में ये प्रयोग होता है। पायरेथ्रिन ये मच्छर के नियंत्रण में काम आता है। और आँखों की पुतली को एट्रोपिन एल्केलाइड ये एक तरह का द्रव होता है, इसको आपकी आंखों में डाल के फैलाया जाता है आपकी आंखों को। स्लीप एपनिया क्या होता है, तो नींद के समय बीच बीच में श्वास का बाधित होना, इसकी वजह से कई लोगों को खर्राटे भी आते हैं। फिर आप देखते हैं अधिक मदिरा सेवन से क्या होता है, तो सिरोसिस या यकृत सूषण रोग हो सकता है आपको। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या है, तो तंबाकू युक्त गुटखा खाने से ही आपको होगा। ब्राइटिस यूरेमिया ये बीमारी कहाँ होती है, तो आपके गुर्दे में वृक्क में किडनी में, कुछ भी बोलिए। फुफ्फुस संधूलियता में क्या होता है, तो ये न्यूमोकोनियोसिस होता है। कोयले की खान में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको हो जाएगा। मैड काउ रोग मवेशी के मस्तिष्क में प्रायन नामक विकृत प्रोटीन के कारण ये हो सकता है आपको, ठीक है। फिर इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। गठिया गाउट रक्त में यूरिक अम्ल के कारण होता है आपको। मेथी के बीज जो है ये आपके मधुमेह में काम करेंगे, मधुमेह जो डायबिटीज़ बीमारी उसमें। करी पत्ता भी इसमें काम आता है। FG बैटिंग और मैक्लियोड ने इसके लिए एक कृत्रिम इंसुलिन का आविष्कार किया था, इनको नोबेल दिया गया 1923 में। अब आप देखते हैं एम्फाइसीमा ये फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारी है, ठीक है, प्रदूषण के कारण। एस्पिरिन दवा दर्द निवारक है, ठीक है। क्विनीन ये मलेरिया रोधी है। और क्रिस्टल वायलेट ये पूर्ति रोधी। और क्लोरोमाइसेटिन ये टाइफाइड नाइसी है। और कैथ लैब का प्रयोग होती है जब आप कार्डियोलॉजी विभाग में जा रहे हो, तो कार्डियोलॉजी विभाग मतलब हृदय रोगी विभाग, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र विभाग, नेफ्रोलॉजी ये आपको मूत्र विभाग, ठीक है, किडनी विभाग वृक्क विभाग बोलेंगे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ। खाली कैप्सूल, अब आप दवा खाते हैं उसके अंदर आप कैप्सूल देखेंगे वो बना किस चीज़ का होता है, तो स्टार्च का बना होता है अगर आप वेजिटेरियन है तो। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन हो, तो जेलेटिन से बना हुआ कैप्सूल भी आप यूज कर सकते हो। कैप्सूल में जो ऊपर आप देखे होंगे ना ऐसा रहता है, इधर इधर लाल रहेगा, इधर इधर हरियर रहेगा, वह हरियर का ललका जो रहता है वह बनता है इसका। फिर आप देख रहे हैं अपरूपांतरण मेटासिस, ये ऐसी स्थिति है जब कैंसर की कोशिकाएं दूसरे अंगों में फैलने लगती हैं। मेटास्टेसिस बोलते हैं इसको। अपरूपांतरण मतलब सपोज करिए आपके किडनी में कैंसर है और वो आपके हार्ट तक पहुंच जाए, तो इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। पता नहीं ऐसा फैलता है कि नहीं फैलता, मेरे को नहीं पता, पर हाँ एक अंग से दूसरे अंग में अगर कैंसर का स्थानांतरण हो रहा है तो फिर वो ये सिचुएशन होती है। अब आप जानते हैं अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको बाईपास सर्जरी करवानी है, तो कौन कौन सी नसें आपकी लगाई जा सकती हैं, तो एक मेमोरी आर्टरी होती है, कहाँ पे होती है, तो ये आपके चेस्ट में होती है। रेडियल आर्टरी होती है, ये आपके हाथ में होती है। और सेफेनस वेन ये आपकी सिरा है और ये आपके पैरों में होती है। इनको काट के आपके उसमें चेस्ट पे लगाया जा सकता है और फिर आप टनाटन हो जाएंगे। तो ये था आपका रोग सारे अब खत्म हो गए, इलाज कर दिया मैंने आपका। अब चलते हैं पादप कार्य की, ठीक है। ये आपका बॉटनी है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो पर्णहरित जो आपका क्लोरोफिल होता है, इसमें मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अवशोषित होता है। मतलब कि एटमॉस्फेयर से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फिर आप देख रहे हैं हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। पौधे से निकली समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। जल कैसे पौधे में पहुंचता है, तो जाइलम छोटे छोटे रंध्र होते हैं जड़ों से, फिर ये पौधे से पत्तियों तक पहुंचता है, नीचे से जड़ों से पत्तियों तक। फिर आप देख रहे हैं पौधे सूर्य के प्रकाश में नीले व लाल रंग का अवशोषण तीव्रता से करते हैं। सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लाल रंग की होती है और सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण भी लाल में ही होता है। आप देख रहे हैं लाल प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक क्रियाशील है। फिर आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण में 18 ATP ऊर्जा शामिल होती है। किसी वृक्ष की छाल की सबसे अंदरूनी परत को फ्लोएम कहा जाता है। फ्लोएम जो होता है ये भोजन का संचरण करता है पौधे के अंदर और इसके निकल जाने से पौधा सूख जाता है। जाइलम जो है ये जल का संचरण करता है। सपोज कोई पौधा है, पेड़ है, और उसकी छाल का जो इनर पार्ट है वो पूरा निकाल दीजिए तो पौधा सूख जाएगा। अब सोडियम क्या है, ये पौधों के विकास के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, सोडियम की ज़रूरत नहीं होती है पौधों को।
दलहनी फसलों में गांठ के गठन का कारण क्या होता है? तो बोरॉन की उपस्थिति होती है। अमरबेल जो है ये एक परजीवी पौधा है। परजीवी पौधे क्या करते हैं? इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है जब, तो ये अन्य कीड़ों को या तो पौधों को खाते हैं जिससे ये नाइट्रोजन की पूर्ति कर सके, क्योंकि उनको प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा होता। अब देखिए, कुछ पादप हार्मोन होते हैं। अब उन हार्मोन्स का क्या काम है वो ज़रूर याद रखिएगा। केवल 5 ठो हैं, इनको रट लीजिए। 5 में भी सही बोलूँ तो केवल ऊपर के 4, यहीं से क्वेश्चन बनाता है बार बार। याद कर लीजिए, क्या पता आपकी किस्मत लकलका जाए और आ जाए यहाँ से क्वेश्चन, तो आप सही करके आएंगे। ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? ये शिखर प्रधानता प्रदान करता है। जिब्रेलिन हार्मोन का क्या काम होता है? ये कोशिका वृद्धि, इसके कारण पौधे का विकास होता है। साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये भी कोशिका विभाजन, जब एक कोशिका टूटेगी तो नई कोशिका बनेगी, ज़्यादा कोशिकाएं बनेंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि बॉडी जब कोई व्यक्ति होता है और अगर वो अपने आप को बल्क करना चाहता है, ठीक है, तो मसल गेन करना चाह रहा है, तो जब वो एक्सरसाइज करता है तो उसकी कोशिकाएं टूटती हैं, और जब कोशिकाएं टूटती हैं तो नई कोशिकाएं एक्स्ट्रा बनती हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऊपर के 3 हार्मोन को हमने क्या कहा है? वृद्धिजनक, मतलब ये पौधे में विकास को प्रमोट करते हैं। और ये जो 2 हार्मोन है, एबिसिसिक अम्ल, ये वृद्धि अवरोधक है, और दूसरा वृद्धि रोधक जो हार्मोन है वो है आपका एथिलीन। ये गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। इससे होता क्या है कि फल पकने लगते हैं, और इससे फलों का पकना होता है, पत्तियों का झड़ना, फूलों का झड़ना, फलों का झड़ना, अलग हो जाना, ये काम होता है एथिलीन हार्मोन से। तो आप देख रहे हैं एबिसिसिक अम्ल ये विकास को रोकता है, और ये भी विकास को रोक ही रहा है। अगर गिर जाएगा तो क्या विकास होगा? और एसिटिलीन ये कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन के लिक्विड को तैयार किया जाता है और उसमें फलों को डुबा के रखा जाता है, जिससे फल पक जाते हैं। मतलब कच्चा केला आप लेके आइए, एसिटिलीन के द्रव में डुबाइए, रख दीजिए रात भर, सुबह टाइम एकदम केला पक गया। अब देखिए, टमाटर, संतरा, नींबू आदि में बिना परागण के भी फल का विकास किया जा सकता है। कैसे? तो पुष्पों पर ऑक्सिन के छिड़काव को, ऑक्सिन हार्मोन अभी आपने ऊपर देखा है, इसको आप छिड़क देंगे अगर इन पौधों के फूलों में, तो अपने आप फल बन जाएगा। पर उन फल के साथ होगा क्या? उन फलों में बीज नहीं होगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के सबसे उपयुक्त जो आपका भाग है वो है परागकोश। बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब, अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन, जबकि कोको में बीज के द्वारा भी हो सकता है। मतलब कि कोको का जो वृक्ष है वो आप या तो स्तंभ काट के लगा दीजिए तो भी कोको का पेड़ लग जाएगा, और अगर आप चाहें तो बीज बो के भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, स्तंभ कर्तन तथा बीज दोनों से कोको का प्रवर्धन होता है। जबकि बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब, अंगूर, इनको आपको काट के लगाना पड़ेगा, आप इनको बीज नहीं बो सकते। अब आप कहेंगे फालतू फालतू का क्या नाम पड़ा रहा? भाई यूपीएससी में पूछा था, और कब पूछा था यो बता दे रहे हैं, 2000 में, और इतना पुराना क्वेश्चन आपका रिपीट कर देगा। यूपीएससी का अभी 2 साल वाला पुराना क्वेश्चन थोड़ी रिपीट कर पाएगा। इतना पीसीएस में अभी दम नहीं आया है कि नया नया क्वेश्चन आके यूपीएससी वाला चिपका दे। लेकिन पीसीएस करता क्या है, जाता है यूपीएससी का पुराना क्वेश्चन पेपर ऐसे पलटता है, कहता हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, छाप दो। वो चेंज नहीं करते, एक वर्ड तक चेंज नहीं करते। कई ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे जहाँ पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ है, तो डाटा साथ में है, तो वो वैसे ही दे देते हैं। वो उत्तराखंड को स्टेट मान ही नहीं रहे हैं। पूछेगा नैनीताल कहाँ है, वो कहेंगे यूपी में है, और सही भी मान लेगा। ऐसा है अपना स्टेट पीसीएस आयोग। तो थोड़ा सा इनकी रिपीटिशन की फ्रिक्वेंसी पर ध्यान दिया करिए। पीवाईक्यू पे ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा आपका। अगर मेरे पास समय रहा तो 30 साल के पीवाईक्यू का शॉर्ट नोट्स लेके आ जाऊंगा आपके सामने, मात्र 3 वीडियो में। अगर मेरे पास समय रहा तो 3 वीडियो से ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि वो बहुत क्रिस्प मटेरियल है। मैं क्या बताऊँ, कुछ बता नहीं सकता आप लोग को। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। तना काट से माँ पौधे की भांति पौधा निकलता है। मतलब अगर आप किसी पौधे का तना काट के लगा रहे हैं पौधा, तो सेम टू सेम वैसा ही पौधा निकलेगा जिस पौधे से आपने वो तना काटा हुआ है। अदरवाइज थोड़ा सा म्यूटेशन हो सकता है अगर आपने बीजों को लगाया है तब। फिर आप देख रहे हैं आंवले की प्रजाति, मतलब आप देखिए यहाँ पे प्रजातियाँ है, मतलब कि कौन कौन सी ब्रीड उनमें। तो आंवले में कंचन है, कृष्णा है, बनारसी है। रत्ना कैसे बनी है, तो ये नीलम और अल्फांसो को मिला के बनी है। ये हैं क्या तीनों, तो ये आम की प्रजाति है, ध्यान दीजिएगा। काशी लालिमा ये भिंडी की प्रजाति है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। CO148 जो है ये गन्ना की प्रजाति है। वरुड़ा ये सरसों की प्रजाति है।
रचना ये मटर की प्रजाति है, और फिर आप देख रहे हैं कौशल ये मूंगफली की प्रजाति है। सूर्या आम पपीता आलू की प्रजाति है। मैक्रोनी गेहूं की प्रजाति, ट्रिटिकम ड्यूरम इसको कहा जाता है। फिर आप देख रहे हैं पार्थेनियम पौधे की पत्तियों को निचोड़कर कैंसर का उपचार किया जाता है। जैव ईंधन या इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का रस, चुकंदर, मकई, कसावा, सड़ा आलू, गेहूं का तथा धान का अवशिष्ट जो पैरा हम लोग बोलते हैं, उस सबसे आप जैव ईंधन बना सकते हैं। पेट्रोपादप किनको कहा जा सकता है, कौन से ऐसे पौधे हैं जिनसे आप पेट्रोलियम बना सकते हैं, तो करंज, ठीक है, ये देखिए करंज, रा का बिंदी है ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, तो पोंगेमिया पिनाटा बोला जाता है इसको। एक पौधा होता है जैट्रोफा, इससे भी पेट्रोलियम बना सकते हैं। रतनजोत, इससे भी पेट्रोलियम बना सकते हैं। इमली तथा कोरिंगा के बीजों से भी पेट्रोलियम बनाया जा सकता है। चिलगोजा एक तरह का पाइन प्रजाति का पौधा है। सीरा ये पावर अल्कोहल के लिए उत्तम कच्चा पौधा माना जाता है। कपूर, कसानी और वनीला ये पादप उत्पाद हैं। हींग जो है ये फेरुला नाम के पौधे की जड़ के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स को सुखा करके तने से भी आप हींग निकाल सकते हैं। अब हींग के अलावा अगर मैं आपको बताऊं अफीम, वो भी कैसे निकलता है, तो जो फल होता है फल के लेटेक्स से ही निकाला जाता है। ऐसे गोल गोल फल रहेगा, उसको काट के यहाँ से बहाएंगे और वो निकलेगा जो रस, उसको इकट्ठा किया जाएगा और फिर अफीम बनेगा। ये देखिए अफीम औषधकारी स्वापक औषधि है, ठीक है, डिप्रेशेंट, नारकोटिक ड्रग, ठीक। मच्छर विकर्षक नीम तथा लेमन ग्रास। तुलसी का औषधीय महत्व फिनाल तथा फ्लेवेनाइड के कारण। और टापा कपड़ा जो होता है ये मोरेशी कुल के पौधे की छाल से बनाया जाता है। अब देखिए पौधों के रोग देख लीजिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इंसानों के रोग तो आपको किसी तरह से आप घिस पिट के याद कर लेते हैं कि अरे ठीक है याद कर लो यार, ये वायरस, ये विषाणु, ये बैक्टीरिया, लेकिन जब पौधों के रोगों की बात आती है तो आपकी नानी याद आ जाती है, आपको कुछ नहीं याद रहता। तो हम आपको मात्र इतने से पेज में देखिए, केवल इतना रट लीजिएगा। अगर पौधों के रोगों से कोई क्वेश्चन आया यहीं से फंसेगा, गारंटी 3 रुपए की, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर पौधों के रोगों से कोई क्वेश्चन आया तो इसके बाहर जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो देखिएगा खैरा रोग किस में होता है, तो ये आपका धान में होता है। गेहूंसा रोग ये आपका गेहूं में होता है। पिछैती झुलसा ये आपका आलू में होता है। अरगट ये आपका बाजरे में होता है। बुकनी ये जौ, गेहूं, अंगूर, प्याज, मटर में होता है। हरित बाल ये आपका बाजरा में होता है। उकठा ये आपका चना में होता है। सफ़ेद गिरुई जो है ये आपका सरसों में होता है। कंडुआ रोग ये आपका बाजरा में होता है। टिक्का ये आपका मूंगफली में होता है। येलो वेन मोजैक ये आपका भिंडी में होता है, सफ़ेद मक्खी से फैलता है। झूठा कंड जो है फाल्स मट, ठीक है, ये आपका धान में फैलता है। करनाल बंट ये आपका गेहूं का रोग है। तो ये किस फसल में कौन सा रोग है ये आपको याद रखना है पहले तो। फिर उसके बाद आप देखेंगे धान का टुगरो विषाणु जो है ये हरी पत्ती के फुदगे से प्रभावित होता है। पायरिला जो है ये गन्ना फसल का कीट है एक तरह का। और काला किट, ब्लैक रस्ट और स्मट ये गेहूं के 2 प्रमुख कवक जनित रोग हैं। अब देखिए कवक जनित रोग कौन कौन से हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। वार्ट रोग आलू में फैलता है, कवक से फैलता है। रेड डॉट गन्ने में होता है, ये भी कवक से फैलता है। ब्राउन लीफ ये धान में होता है, ये भी कवक से होता है। और म्लानी या विल्ट जरूर ध्यान रखिएगा, ये अरहर में होता है और ये भी कवक से होता है। और इधर जो है ये जीवाणु से होता है। कौन कौन से, तो सैथिल रोग इसको भी विल्ट बोला जाता है, आलू में होता है जीवाणु से। क्राउल गाल ये फल और सब्जियों में होता है। ब्लैक रॉट ये बंद गोभी में। और सिट्रस कैंकर ये आपका नींबू में। तो ये रोग कहाँ किससे हो रहे हैं, किसके कारण हो रहे हैं, ये इतना याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा है नहीं ये, ठीक है। अगर इतना याद रख गए तो आपकी नैया पार हो जानी। धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। मक्के में सफ़ेद कली रोग भी जिंक की कमी के कारण होता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग ये भी जिंक की कमी के कारण होता है। और फूल गोभी का ब्राउनिंग जो रोग है ये आपका बोरॉन की कमी के कारण होता है। चुकंदर में हार्ट रॉट जो बीमारी है ये भी आपकी बोरॉन की कमी के कारण होती है। और नींबू का डाइबैक जो रोग है ये आपका कॉपर की कमी के कारण होता है। और विपटेल पत्ता गोभी में ये किसके कारण, तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। बस इतना सा याद करना है आपको। तो ये था आपका पौधों से संबंधित। अब देखिए बायोलॉजी की क्लास जो मेरी है ये रैप अप होती है। बायोलॉजी आपका ख़त्म, साइंस भी लगभग ख़त्म, क्योंकि जो स्टेट पीसीएस में पूछने के चांसेस है वो बायोलॉजी से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए अगर समय रहा और कुछ हो पाया तो मैं काम करूँगा फिजिक्स पे, अदरवाइज़ आपके पास यदि सोर्सेज हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ सजेस्ट कर दे सकता हूँ, जैसे कि लूसेंट आप पढ़ लीजिए, फिजिक्स के लीजिए, ठीक।
उसमें कुछ चीज़ें आप याद कर लीजिए। और बाकी बायो का ये था आपके लिए, ठीक है। साइंस में ये था, अगर कुछ हुआ तो लेके आएंगे, अदरवाइज कल से जो आपका वीडियो आएगा करंट का आएगा, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे है ज़्यादा है, क्योंकि हमको पता है क्वेश्चन हमको यहाँ से ज़्यादा आने हैं। अगर आपने करंट बहुत अच्छा किया तो यहाँ आपका ये 40 क्वेश्चन का मार्जिन देके जाएगा। करंट के हमारे 6 वीडियोज़ पहले से आ चुके हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले 2 या 3 वीडियोज़ होंगे वो एड ऑन है, इन्हीं वीडियो का कॉन्टिन्यूएशन है। सही बताएं, कॉन्टिन्यूएशन इन द सेंस जो अपडेट नया हुआ है अभी वो मिलेगा, और जो छोटी छोटी माइनर चीज़ें जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो छूटी हुई हैं वो कंप्लीट कराएंगे हम 2 से 3 वीडियो में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले आपने हमारी सारी वीडियोज़ देख रखी हैं, तो आप सिर्फ बचा हुआ है आपका रिविज़न केवल 2 से 3 वीडियोज़ का, और उनको यदि आप कंप्लीट करते हैं तो आप लगभग आपका 70% to 80% रिवीजन हो चुका है। मैं 70-80% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं 100% बोलने की, और मैं नहीं भी बोलूँगा। और आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए 100% लाना भी नहीं है, फिर भी आप 100% तैयारी के साथ जाइएगा। हमारे वीडियोज़ 1 घंटे को होते हैं, डेली लगभग एक ही वीडियो आता है, तो आप अगर दे भी रहे हैं अपना समय तो आप हमको सिर्फ 1 घंटे ही दे रहे हैं। बाकी के दिन में अगर आप सिर्फ ये सोच के कि मैं तो 1 घंटा शुभम सर का वीडियो पढ़ लिया, अब मेरे को कुछ पढ़ना ही नहीं है, अब तो मेरी तैयारी हो गई, मैं तो पास, नहीं बाबा, जाओ पढ़ो, और इतने से कुछ ना होगा। तो पूरा दिन पढ़ते रहिए अपने हिसाब से, और शाम को या फिर कभी भी जब भी आपको समय मिले आप हमारा एक वीडियो से अपना सारा रिवीजन कर सकते हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन है आपके लिए। हमने ट्राई किया है कि हम आपको बेस्ट दें, और हमें उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं तो भूल ही जाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करिएगा। नहीं अच्छा लगा है, कोई समस्या है आपको, आप हमको कुछ कहना चाह रहे हैं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो यार। और अगर आपको हमसे कुछ बातचीत करनी है तो हमारा इंस्टाग्राम है, बन गया है, एडिटर साहब ने आज ही लॉन्च किया है, लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए एडू भारत। मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी, धन्यवाद। मिलता हूँ अगले